Assalamualaikum 9th class. So we are going to start our today's topic and the topic we are going to discuss is about theory, law and principle. ये दो टॉपिक्स हैं बेसिक हमारे जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है. पीछे हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं हाइपोथेसिस के बारे में, फिर रिडक्शन फॉर्मेशन में एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया नहीं किया, उसके नतीजे में क्या रिजल्ट था. फिर हम लोगों ने मलेरिया की एग्जाम्पल पढ़ी और बहुत डिटेल से हम उस चीज़ को भी लेके चले हैं. अब आज का जो हमारा टॉपिक है ना थ्योरी. आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी जो थ्योरी लिखनी है, ये वो वाली थ्योरी नहीं है. अभी क्या है, द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड इज कॉल्ड अ थ्योरी. वो हाइपोथेसिस जो बार बार टेस्ट होती रहे, जितनी दफ़ा टेस्ट हो उतनी दफ़ा उन टेस्ट को विथस्टैंड करे, प्रूव होती रहे, वो थ्योरी कहलाती है. ठीक है, हाइपोथेसिस जो बार बार टेस्ट होती रहे और रिजेक्ट ना हो, वो थ्योरी कहलाती है. लेकिन थ्योरी जो है इसके लिए वो कहते हैं सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंसेस. बहुत सारी एविडेंसेस होती हैं जो कि थ्योरी को सपोर्ट कर रही होती हैं. स्टिल लेकिन थ्योरी के लिए चांस होता है कि ये रिजेक्ट हो सकती है. श्योर नहीं है कि थ्योरी एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी. तो हम कहते हैं थ्योरी जो है वो वाली हाइपोथेसिस, जैसे हम लोगों ने हाइपोथेसिस की बात की थी कि इसके 50-50 चांसेस होते हैं कि 50% या तो करेक्ट में आना चाहिए या फिर इसके रॉन्ग होने के चांसेस भी हों. तो वो हाइपोथेसिस जो बार बार टेस्ट होती रहे, रिजेक्ट ना हो, वो थ्योरी कहलाती है. अब इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं. आप लोगों ने पढ़ा है छोटी क्लासेस में बिग बैंग थ्योरी के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ और ये इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है. तो इसमें आप उसकी एग्जांपल लिख सकते हैं. उसके बाद आपकी बुक में आगे एक लाइन में डेफिनेशन है प्रोडक्टिव थ्योरी की. ठीक है, आपको पेपर में एक दफ़ा पास पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज अ प्रोडक्टिव थ्योरी? सो प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग द न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन. ऐसी थ्योरी कि जिससे मजीद नई से नई हाइपोथेसिस बनती रहे, जो प्रूव होती रहे, फिर नई से नई हाइपोथेसिस देती रहे, इवन के नई से नई ऑब्जर्वेशन देती रहे. इसके लिए वो कहते हैं कि जो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है ये बायोलॉजिस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होती है कि बायोलॉजिस्ट को नई नई हाइपोथेसिस, नई नई चीज़ें ये सजेस्ट करती रहती है. और बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ऐसी थ्योरी को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, फिर इस पर मजीद रिसर्च करते हैं, ये ज़्यादा आगे से आगे काम जाता है. तो इसको प्रोडक्टिव थ्योरी कहा जाता है. उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा लॉ और प्रिंसिपल के बारे में. लॉ और प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो जिस तरह हम लोगों ने बात की थी कि थ्योरी जो है वो वाली हाइपोथेसिस जो बार बार टेस्ट होती रहे और रिजेक्ट ना हो, वो थ्योरी कहलाती है. तो जो लॉ और प्रिंसिपल है वो सारी मजीद वेल डिफाइंड थ्योरी होती है कि वो थ्योरी जो टेस्ट होती रहे और फिर थ्योरी भी अगर रिजेक्ट नहीं होती तो वो लॉ या फिर प्रिंसिपल बन जाती है. ठीक है, इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स अ डाउटफुल अप्रोच, यहाँ पे सच का वर्ड आप इसकी डेफिनेशन में नहीं राइट करेंगे. इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स अ डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, दिस इज कॉल्ड अ थ्योरी और लॉ. ठीक है, ऐसा लॉ वो चीज़ होती है कि जो वो थ्योरी जो बार बार एक्सेप्ट होती है और थ्योरी रिजेक्ट ना हो. आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है. डिफरेंशियलिज्म आप लोगों ने पढ़ा है, इसको हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं. तो मेटाबॉलिज्म क्या है? जिसमें हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे हम लोगों ने सेलुलर रेस्पिरेशन की बात की है कि ब्रोकन डाउन ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सिंपलर सब्सटेंसेस, इस किस्म की चीज़ें जो हैं. तो इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. और मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, या मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है, इसमें जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में बनता है उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहा जाता है. और मेटाबॉलिक वेस्ट का हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होना इंपॉर्टेंट होता है, वरना ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है. ठीक है, तो आज ये बेसिक डेफिनेशन है हमारी. हम आज प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम सिर्फ प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिमूवल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अच्छा. अब अगर हम बात करें होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, आप लोग प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज के बारे में पीछे पढ़ के आ चुके हैं, उसको थोड़ा सा हम आगे लेके चलेंगे, प्रीवियस चैप्टर से रिकॉल करना है. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिमूवल हम लोगों ने पढ़नी है प्लांट में. अब आपने देखा होगा प्लांट में फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन साइड बाय साइड हो रहे होते हैं. ठीक है, डे टाइमिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन से, वो यूटिलाइज हो जाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. आपने पढ़ा ना, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज. और सेम थिंग के जो ऑक्सीजन के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो यूज़ हो जाती है सेलुलर रेस्पिरेशन में. ठीक है, ये फिनोमेना होता है प्लांट्स के अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि डे टाइमिंग में बन रही होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू, वो कहाँ इस्तेमाल हो जाती है? फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है. और जो ऑक्सीजन बन रही होती है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में से साइड बाय साइड यूज़ हो जाती है. यानी कि एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट है.
ठीक है, तो ये इस किस्म का प्रोसेस होता है। अब प्लांट को डे और नाइट टाइमिंग में कंडीशन फेस करनी पड़ती है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो डे टाइमिंग में होता है, नाइट टाइमिंग में क्योंकि सनलाइट अवेलेबल नहीं होती तो नाइट टाइमिंग में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अब डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो तो यूज़ हो जाती है, और जो सरप्लस एट नाइट नो यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रात को कार्बन डाइऑक्साइड का इतना यूज़ नहीं होता, तो ये स्टोमेटा के थ्रू यंग स्टेम्स में और यंग रूट में डिफ्यूज़ कर जाती है जनरल रूट सरफेस के थ्रू। ठीक है, जो स्टेम है उसमें स्टोमेटा के थ्रू आप लोगों ने पढ़ा है, पीछे ही हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करके आए हैं। यंग स्टेम्स के बारे में, रूट्स के बारे में आप लोगों ने जो आपका चैप्टर नंबर 10 था उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जो आपकी यंग स्टेम्स और यंग रूट्स होती हैं उनमें जनरल सरफेस के थ्रू या स्टोमेटा के थ्रू होता है, और जो वुडी स्टेम होती है उसमें लेंटिसल्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो सेम यही चीज़ को जो यंग स्टेम्स हैं वहाँ पे स्टोमेटा के थ्रू जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाती है, और जो यंग रूट है वहाँ पे जनरल रूट सरफेस के थ्रू उसको रिलीज कर दिया जाता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग डे टाइम एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन है। डे टाइमिंग में तो ये यूज़ हो जाती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, और नाइट टाइमिंग में अगर ये एक्सेसिव हो जाए ऑक्सीजन, यानी कि सारी की सारी तो रेस्पिरेशन में नहीं यूज़ हो जाती, तो फिर जो रह जाती है ऑक्सीजन जो एक्सेसिव होती है वो क्या होता है कि वो मीजोफिल सेल्स में आ जाती है, और फिर मीजोफिल सेल्स से होती हुई स्टोमेटा में। आप लोगों ने पढ़ा है कि मीजोफिल सेल्स के साथ ही बिल्कुल गार्ड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। रिमेंबर आप लोगों ने जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हम लोगों ने 4th चैप्टर में पढ़े थे वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो मेसोफिल सेल से वो डिफ्यूज़ होकर आती है गार्ड सेल्स में, और फिर स्टोमेटा के थ्रू उसको प्लांट से बाहर रिलीज़ करा दिया जाता है। प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है इनका रिमूवल इस तरह से होता है। अब हम इसकी रीडिंग कर लेंगे, अदरवाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच। अब रीडिंग कर लेते हैं, तो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। 10th क्लास चैप्टर आपका जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आता है, लेकिन अभी हम बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। यहाँ से पहली डेफिनेशन होम्योस्टेसिस की है। होम्योस्टेसिस में बी डिफाइन एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, द कोर ऑफ टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस कहते हैं चेंजिंग्स को, ठीक है, ऊपर नीचे होना या चेंज हो जाना इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। ठीक है, ये आपके पास होम्योस्टेसिस की यहाँ तक डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड, ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड में भी और टिश्यू फ्लूइड में भी। वी नो दैट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड एंड इनसाइड सेल्स कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट ऑस्मोसिस। यहाँ से आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है यहाँ तक। उसके बाद थर्मो रेगुलेशन, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। द एंजाइम ऑफ बॉडी वर्क एट बेस्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंड चेंज इन बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन आपने लिखना है। यहाँ पे आप साथ में एग्जाम्पल दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द वर्किंग और फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम इन आवर बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। Excretion की definition है, excretion is also a process of homeostasis. In this process, the metabolic waste are eliminated from body to maintain the internal conditions at equilibrium. ठीक है, ये आपने ऐसी डेफिनेशन करनी है। देन मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन है। मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स एनी मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट मे हार्म द बॉडी। उसके बाद प्लांट्स में, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट। दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर द होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस मटेरियल एक्सेट्रा। अब रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो टॉपिक हमने पढ़ा है, तो इन डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड हेंस इट इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। एट नाइट it is surplus because there is no utilization of carbon dioxide. It is removed from the tissue cells by diffusion. In leaf and young stem, carbon dioxide escapes out through stomata, जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। In young roots, carbon dioxide diffuses through the general surface, especially through root hairs. Oxygen is produced in mesophyll cells only during daytime as a byproduct of photosynthesis. After its utilization in cellular respiration, the mesophyll cells remove the amount of oxygen through the stomata. ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें आपने ये 4 डेफिनेशंस, ये होम्योस्टेसिस की, ऑस्मो रेगुलेशन की, थर्मो रेगुलेशन की, एक्सक्रीशन की, उसके साथ मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन, और फिर उसके बाद ये आपने पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है दैट हाउ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। ठीक है, हाउ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। इसके लिए आपने पूरा इसको करना है। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, और यहाँ इस पैराग्राफ पे आपकी हेडिंग आएगी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू।